यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यूपीएससी का यहाँ पे जो मेंटरशिप चल रहा था, ठीक है, इसमें मेंटरशिप की जो टॉपिक मैं आपको दे रहा था, इसमें ज्योग्राफी का भी सब्जेक्ट है, इसका दे रहा हूँ। ज्योग्राफी प्लस यहाँ पर जो इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी है उसके कुछ टॉपिक यहाँ पर ऐड हैं इसमें, राइट। तो यहाँ पे देखो क्या क्या आपको रोज पढ़ना होता है, जैसे कि आपको जो यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहा है तो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या करना है आपको, राइट, क्या क्या आपको नहीं करना है, क्या क्या टॉपिक आपको पढ़ने हैं, उसके हिसाब से जो मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है वो, और जो प्रीलिम्स के यहाँ पर कुछ क्वेश्चन इससे बन सकते हैं तो वो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर सभी जो टॉपिक होते हैं हमारे वो सभी आपको मेंस के लिए नहीं पढ़ने हैं, राइट। जैसे कि अभी 26 का जो आपको जैसे पेपर देना है तो 26 में क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, राइट, उस टाइप में बताया जा रहे हैं यहाँ। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, देखते हैं यहाँ से। जो आज डेट है 4 अक्टूबर, ठीक है, और जो अगला आएगा वो आएगा 6 अक्टूबर को। बीच में जो गैप रहता है एक दिन का 5 अक्टूबर गैप रहेगा, आज से आधा दिन आपका, ठीक है, और कल पूरा दिन। ये आप यहाँ से इसमें हम लोग के पास पूरा पूरा 2 दिन रहता है, जैसे कि आज आपका आधा दिन हो गया, ठीक है, एक 6 तारीख का भी आधा दिन आपको हो जाता है और एक 5 तारीख का, करीब 2 दिन में आपको एक दिन पूरे पूरे क्वेश्चन आपको टॉपिक पढ़ने हैं, जितने टॉपिक है पूरा डीप जाके क्वेश्चन बनाने हैं, टॉपिक पढ़ना है, ठीक है, और यहाँ से उनको पॉइंट कुछ हाईलाइट करके लिखने हैं। दूसरे दिन आपको क्या करना है, जो मेन से क्वेश्चन है पूरे दिन आपको क्वेश्चन लिखना है। करीब यहाँ से मैं 5 क्वेश्चन देता हूँ, 4 से 5 क्वेश्चन आपको रोज लिखना है। देखो 5 क्वेश्चन बहुत लोग बोलते हैं कि सर ज़्यादा है क्वेश्चन ये, ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। आप जब यूपीएससी जो मेंस दोगे उसमें एक दिन में कितना क्वेश्चन लिखना होता है पता है आपको? एक दिन में लिखना होता है आपको, एक पेपर में 20 और दूसरे पेपर में आपको 20, करीब एक दिन में 40 क्वेश्चन आपको लिखने होते हैं। करीब नहीं, श्योर है कि 40 ही क्वेश्चन लिखने होते हैं। एक पेपर में 20 लिखने होते हैं और दूसरा पेपर जो शाम की शिफ्ट होती है उसमें 20 लिखने होते हैं, 40 क्वेश्चन एक दिन में। और मैं सिर्फ आपको 5 ही क्वेश्चन दे रहा हूँ एक दिन में, ठीक है। तो वो भी टॉपिक आपका पढ़ के समझा के तब आपको मैं देता हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें आपको लिखनी है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं यहाँ से। जो टॉपिक है, टॉपिक देखते हैं इसको। इसमें बोले पिछले टॉपिक जो थे इसमें, उसमें टॉपिक के हिसाब से आपका जल विज्ञान, समुद्र विज्ञान के बाद यहाँ पर अगला महत्वपूर्ण जो यहाँ पर जैव भूगोल आता है और पर्यावरण भूगोल आएगा, ठीक है। तो यहाँ से इस खंड के यहाँ पर आपको दिए जाएंगे मेंस के, और यहाँ पर पाँच नहीं, यहाँ पर करीब 10 है, 10 क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स के हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं टॉपिक क्या है। टॉपिक आपका यहाँ से आएगा, यहाँ से सीरियल वाइज दे रखा है, के तक मैं करा चुका था आपको, ठीक है। LMNOPQ ये आपके आज का टॉपिक है। इसमें देखो क्या करना, पहले मैं जैवमंडल और यहाँ पर पारिस्थितिकी इसमें आपको पढ़ना पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है, ठीक है, पारिस्थितिक तंत्र के घटक क्या होते हैं, ठीक है। ये आपका इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट में आपको जब पढ़ोगे ना तो उसमें हेल्प करेगा थोड़ा सा, है ना। ये आपको यहाँ से पढ़ना है। जैविक घटक क्या होते हैं, अजैविक घटक क्या होते हैं, ये आपको क्लास 6 और 7 के एनसीईआरटी में भी दिया है, ठीक है। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो एनसीईआरटी में आपको ये दिया हुआ है। और मैंने एनसीईआरटी को बताई भी थी कि पहले आपको एनसीईआरटी कौन सी कवर करनी है। आप टारगेट पहला देखोगे तो आप में एक एक चीज़ मैंने बताई थी, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये टॉपिक कवर करने, और प्रवाह, जो कार्य प्रवाह, ऊर्जा प्रवाह क्या होता है, श्रृंखला खास जाल क्या होता है ना, उसके बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। अगला टॉपिक है M नंबर, जैव भूगोल के आधार पर मृदा की उत्पत्ति कैसे हुई थी। ये इस पर मृदा की उत्पत्ति कैसे हुई, ये मृदा के क्या प्रकार होते हैं, जोनल और एजोनल क्या प्रकार होते हैं, क्षरण क्या प्रकार होता है, इरोशन जिसको बोलते हैं, और इसके संरक्षण के कुछ तरीके होते हैं, क्या क्या तरीके हैं वो सबको यहाँ से पढ़ने कुछ आप कोशिश कर सकते हो। इन सबके पॉइंट आप नोट्स भी बना सकते हो एक दिन में। आपके पास एक दिन 24 घंटे बहुत होता है, अगर इतना कोशिश करोगे तो आपके पास एक अच्छा सा इन सब सब्जेक्ट का एक अच्छा सा नोट्स बन जाएगा, जो आप मेंस टाइम पे भी अच्छे से रिवीजन कर पाओगे और प्रीलिम्स में तो बहुत अच्छे से रिवीजन आपका हो गई, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ से दूर कवर हो गई। तीसरा है जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी, इसका महत्व क्या होता है, क्या इसके विवरण है, इसके कुछ नुकसान, क्या नुकसान है तो इसका वाले कुछ कारण बता सकते हो क्या इसके कारण है, ठीक है। और हॉटस्पॉट क्या है, और यहाँ पर इन सीटू एक्स सीटू ये क्या होते हैं, ठीक है। ये आपको पढ़ना है। अभी मैं सिर्फ टॉपिक बता रहा हूँ, आंसर अभी मैं नीचे बताऊँगा, ठीक है। यहाँ से इस टॉपिक को कवर करना है। उसके साथ ही देखो मैं बुक सजेस्ट करता हूँ जो आपका ज्योग्राफी के, फिर से बता देता हूँ, एनसीईआरटी आपको क्लास 6 to 12 रखनी ही है, ठीक है। ये तो आपको जैसे कि कभी फ्री हुए कुछ मतलब खाना वाना खाने, कुछ देख रहे हैं, कहीं घूमने गए, मतलब घूमने गए तो अपना ले जा सकते हो बुक, वो चीज़ अपना कभी एक चैप्टर 2 चैप्टर बैठ के पढ़ लिया तो उसके लिए आप इसको रख सकते हो। और जो आपकी रेफरेंस बुक है, ठीक है, रेफरेंस बुक आपको जो होगी ये हो जाएगी महेश बर्नवाल की जो बुक होती है, इसको आप रख सकते हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, ठीक है ये। और आपके पास जो भी है बुक वो भी अगर है टॉपिक मिलते हैं तो यहाँ से उससे भी कवर कर सकते हो। या तो आप ले सकते हो जो विजन है इसका नोट्स है, काफ़ी इंपॉर्टेंट वो भी है ना, उसमें एक एक टॉपिक डीप करके समझाया गया है। तो ये 3 चीज़ आप इसको फॉलो कर सकते हो। और जो आपका इन्वायरमेंट में रहता है, इन्वायरमेंट में सबसे अच्छी मैं बुक बता रहा हूँ आपको, नीरज नचिकेता सर है, उनकी लिखी हुई खुद बुक है वहाँ पर, ठीक है। मैं खुद सर से अभी मतलब मैं सर से क्लास लेता हूँ, और यहाँ पे इन्वायरमेंट का और साइंस टेक्नोलॉजी जो मैंने मतलब मेरा जिसकी वजह से प्रीलिम्स यहाँ निकला था एग्जाम, उस सर की वजह से निकला था, क्योंकि एक टाइम पे जो इन्वायरमेंट और साइंस टेक्नोलॉजी बहुत क्वेश्चन पूछे गए थे, और वो सर ने इतना अच्छा कराया था कि करीब यहाँ से अगर 50% क्वेश्चन थे तो करीब 49% मेरे क्वेश्चन करेक्ट थे, उसी के दम पे सिलेक्शन हुआ था, ठीक है। इन्वायरमेंट और साइंस टेक्नोलॉजी और एक टॉपिक होता है कल्चर, ठीक है। तो वही कह रहा हूँ कि यहाँ पर देखो जो जो टॉपिक है
आपको कहाँ से इंपॉर्टेंट पढ़ने वो एक अच्छा सजेस्ट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो आप यहाँ से क्या करोगे, नीरज सर की जो बुक है इन्वायरमेंट इकोलॉजी की, मैं देखो यहाँ पर एक लिंक आ रहा होगा साइड में, इसमें मैं लिंक डाल दूंगा, वहाँ पे आप इसको परचेस कर सकते हो ऑनलाइन भी, ठीक है। नहीं अगर होता है तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट करोगे, मैं आपको पर्सनली लिंक शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो ये सब आप यहाँ से कर सकते हो। आते हैं अपने टॉपिक में, यहाँ पे इससे कवर हो गया। उसके बाद पारिस्थितिक अनुक्रमण क्या होता है, इसके क्या प्रकार होते हैं और इसके प्राथमिक और द्वितीय क्या होता है, प्राथमिक जो पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है और द्वितीय यहाँ पर पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है, इसके अनुक्रमण की प्रक्रिया को समझाएंगे आप, ये प्रक्रिया क्या होती है, ठीक है। आगे ये सबको पढ़ने हैं, टॉपिक आंसर नहीं लिखना है इस पर, ठीक है। ये सब टॉपिक में हाईलाइट कर रहा हूँ कि टॉपिक आपको हाईलाइट करके कवर करने हैं। अगला है पर्यावरण प्रदूषण, इसमें आपको क्या पढ़ना है, देखो पर्यावरण प्रदूषण है या विजन की जो मैगजीन उठाएंगे, करंट अफेयर्स की मंथली मैगजीन आती है, ठीक है। जैसे कि आप बुक को कहाँ से पढ़नी है, आपको पेपर देना है 2026 का, ठीक है। आपको पढ़नी है अप्रैल छोड़ दो, मार्च कर लेते हैं, है ना। मार्च 2025 से उठानी है। अभी कौन कौन से आ चुके हैं, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त तक आ चुके हैं। करीब यहाँ पे 6 मैगजीन आ चुके हैं। उसके यहाँ पर जितने भी पर्यावरण के टॉपिक दे रखे हैं, इन्वायरमेंट में जाओ और पर्यावरण में टॉपिक दे रखे हैं, वो आपको करंट से कवर करने हैं, ठीक है। इतना आपको यहाँ से होगा। साथ ही कुछ आपदा प्रबंधन के भी नीचे टॉपिक दे रखे हैं, सब में नहीं दे रखे हैं, कुछ मैगजीन में दे रखे हैं। जैसे कि हमेशा जैसे कि उसका न्यूज़ में नहीं, आपदा प्रबंधन न्यूज़ में नहीं आता, जैसे कि कुछ टाइम पे जैसे कि अगस्त सितंबर में न्यूज़ में ज़्यादा रहता है, तो उस टाइम पे ज़्यादा टॉपिक दिए होते हैं। तो वो चीज़ आपको यहाँ से करनी यहाँ से भी है और डीप में भी जाके कवर करनी है, ठीक है। करंट के भी टॉपिक ऐड करने हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ से इतना करना है, राइट। तो ये सब टॉपिक आप समझ गए कहाँ से हमको उठाने, कहाँ से करने हैं, राइट। ध्यान रखना है। आगे देखते हैं, आते हैं अपने क्वेश्चन में, कैसे यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। यहाँ पर मेंस के लिए यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं, मुख्य परीक्षा यहाँ पर मेंस के लिए संभावित यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है। पहला, और देखो GS1 और GS3 इसलिए इसमें क्योंकि यहाँ पर जो इन्वायरमेंट आता है हमारा, ठीक है। तो इसमें इन्वायरमेंट के यहाँ पर जैसे जो इन्वायरमेंट ज्योग्राफी हमारा पर्यावरण ज्योग्राफी है, इसमें कुछ टॉपिक GS1 के आते हैं, है ना, और कुछ टॉपिक आपके GS1 में, तो इस वजह से 1 और 3 आपका दोनों यहाँ से कवर होगा, राइट। तो देखते हैं यहाँ से। पहला है, मृदा एक निर्जीव पिंड नहीं है बल्कि एक सजीव निकाय है। इस कथन के आलोक में मृदा निर्माण की जो प्रक्रिया है उसका वर्णन कीजिए और भारत में मृदा संरक्षण और उसकी जो संरक्षण उसको उपाय की विवेचना करना है। 15 अंक का है, 250 शब्दों में लिखना है, ठीक है। पहले देखो आंसर जो लिखना है मैं उनके बारे में बता देता हूँ। कुछ लोग आंसर लिख के दे रहे हैं, अपना नाम नहीं पता है, किसी के नाम कुछ अपना एंजल लिख के दे रहा है ना, कोई यहाँ पर अपना नाम ABC लिख के दे रहा है, कोई यहाँ पर देखो। इस वजह से नाम अपना जो है वो क्लियर यहाँ पे रखो, तो मेरे माइंड में पिक्चर बनेगी कि हाँ किसके आंसर में क्या लिखा था, किसने आंसर में अपना कैसा कैसा लिखा, तो यहाँ पे मुझे समझ रहेगा, ठीक है। तो इस वजह से अपना जो नाम क्लियर है वो नाम आपको यहाँ पे पहली बात तो रखना है। जो पेज है, पेज में आपको आधी लाइन के आगे लिखना है आपका जो नेम है वो, ठीक है। आपको लिखने में आंसर कितना टाइम लगा वो टाइमिंग आप डाल सकते हो, ठीक है। और कौन सा नंबर क्वेश्चन है ये तो करना ही करना है, ठीक है। मेंटरशिप डे कौन सा है आपका, डे यहाँ पर जैसे कि चौथा है, डे 4 लिख दो, राइट। उसके बाद यहाँ पे कितने मार्क्स का है और कितने वर्ड का, ये जरूर लिखना है। आप जैसे लिखा है ना 150 50/150 ऐसे करके लिख सकते हो, सिंपल से डालना है। इतनी चीज़ आपको पहले करना है ऊपर, ठीक है। तो यहाँ से जो चेक करना, जैसे मैं चेक कर रहा हूँ, अभी बहुत से लोग यहाँ पर मैंने 2-3 लोग को भी रखा है, तो वो चेक करें, तो मैं तो समझ रहा हूँ कि चलो जो है, और लोग नहीं समझ रहे ना किसकी कॉपी क्या है। तो ABC की कॉपी है, एंजल की कॉपी, कौन एंजल है नहीं पता है ना, तो इस वजह से अपना जो नाम है वो अपना नाम क्लियर रखूँगा, ठीक है। तो देखो यहाँ से कैसे लिखेंगे, इसमें लिखना है आपको, पहले बताएंगे परिचय इसका इंट्रोडक्शन देंगे क्या है, ठीक है। इंट्रोडक्शन आपको देना है कि पहली बात बताएंगे कि यहाँ पर परिचय बताएंगे कि यहाँ पर मृदा को सजीव निकाय क्यों कहा जाता है, क्यों मृदा को सजीव निकाय कहते हैं, राइट। उसके बाद सूक्ष्म जीव क्या है, सूक्ष्म जीव जैविक घटक और जैवमंडल में कैसे यहाँ पर काम करते हैं ये बताएंगे आप। यहाँ पे इसकी जो परिचय होगा कितने वर्ड का, 250 वर्ड का, करीब 30 से 35 वर्ड में आप इतनी बातें बताएंगे, ठीक है, जो मैंने पहले बातें बताई आपको। सेकंड बात आपका आएगा मेन बॉडी। मेन बॉडी में क्या लिखना है आपको हेडिंग नहीं डालना है, मेन बॉडी लाइन जैसे इतना लिख दिया, उसके बाद एक लाइन छोड़ के वो मेन बॉडी हो गई, बस समझा रहा हूँ कि मेन बॉडी इसको बोलते हैं, ठीक है। क्या लिखना है वापस मेन बॉडी में आप लिखेंगे, इसमें बताएंगे कारक क्या है, इसका फैक्टर क्या है ना, क्या फैक्टर है, मॉडल के यहाँ पर उपयोग कैसे करेंगे, है कैसे उपयोग करना बताना है, राइट। कैसे यहाँ पे उच्चावच होते हैं, क्या इनकी मूल सामग्री होती है, तो ये सब बातें यहाँ पे इसमें बताएंगे। उसके बाद मुख्य भाग एक और होगा आपका, इसी में नीचे लिखने के बाद एक लाइन थोड़ी सी और छोड़ के लिखना है इसको। इसके कारण क्या होते हैं, क्या कारण हो सकते हैं, प्राकृतिक कारण क्या होंगे, वायु जल को लेकर के, ठीक है। और यहाँ पर मानव जनित कारण क्या हो सकते हैं, जो वनों की कटाई है, दोषपूर्ण है, और कृषि के लिए यहाँ पर चराई, इसको लेके क्या और कारण हो सकते हैं, इसके बाद आप में इसको बताना है, ठीक है। और मुख्य भाग 3 और एक लाइन छोड़ के मतलब स्पेस में लिखना है, लिखेंगे यहाँ से कि तकनीकी के उपाय, जो इसमें क्या तकनीकी के उपाय होते हैं, हेडिंग डालेंगे तकनीकी के उपाय, उसमें लिखेंगे आपको किस चीज़ समोच्च जुताई होती है ना, उसमें पट्टीदार खेती, राइट, जिसमें यहाँ पर स्ट्रिप फार्मिंग हो जिसको बोलते हैं, सीढ़ीदार खेती, राइट, और नीतिगत उपाय जिसके क्या होंगे वो सब बताएंगे। राष्ट्रीय मृदा कार्ड की लेकर यहाँ पर क्या
स्कीम थी उस भी यहाँ पर इसको ऐड कर सकते हो, ठीक है। और योजना वनीकरण को लेकर भी आप बता सकते हो उसमें। तो इतना करके आप आंसर को पूरा कर सकते हो। जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ की पॉइंट आप साइड में इसी आंसर के लिखते जाओगे, क्या मुझे ऐड करना चीज़ें, तो आपको याद रहेंगे वो, ठीक है। तो आपको 3 मुख्य भाग में आंसर को लिखना है। मुख्य भाग 3 का मतलब ये नहीं कि यहाँ पे इसके 3 भाग मुख्य हो गए, नहीं। आपने इतनी बार लिखी, एक लाइन 2-3 लाइन छोड़ के, एक लाइन मतलब थोड़ा सा छोड़ के स्पेस, फिर आपको आगे लिखना है। तो ऐसे करके आप फ्लो में पूरा लिखना है आंसर को। क्वेश्चन नंबर 2 है। अच्छा, यहाँ पे निष्कर्ष क्या लिखेंगे इसका? निष्कर्ष इसको जो रहेगा, निष्कर्ष सबका एक जैसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। निष्कर्ष में आपको लिखना है कि जो मृदा स्वास्थ्य है इसको बनाए रखने का महत्व और सतत यहाँ पर कृषि जो में है इसमें इसका केंद्रीकरण स्थान रहा है, ठीक है। बाकी अब कुछ और भी पॉइंट आप इसमें ऐड कर सकते हो अपने। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ से जैव विविधता हॉटस्पॉट जो है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या है? वैश्विक जलवायु परिवर्तन और मानव जनित दबाव के कारण इन हॉटस्पॉट के समक्ष उत्पन्न खतरों का समालोचनात्मक विश्लेषण करना है, ठीक है। इसमें क्या करना है? 10 मार्क्स का है, 150 वर्ड का है, ठीक है। देखो ये जरूर बात ध्यान रखना है कितने वर्ड का है, कितने वर्ड में मुझे लिखना है, ठीक है। देखो इसमें क्या करना है आपको, इसमें आपको पहले बताना है सेकंड क्वेश्चन में परिचय में क्या पर बताएंगे हॉटस्पॉट क्या है, पहली बात, ठीक है। नॉर्मन मायर्स द्वारा परिभाषित किया गया था ये, उसके बाद बता देंगे कि यहाँ पर किसके द्वारा परिभाषित किया गया यू, है ना। और 2 शर्तें बताएंगे कि यहाँ पर ये 1500 स्थानीय और यहाँ पर संवनिज जो पौधे हैं प्लस 70% यहाँ पर प्राथमिक वनस्पति का नुकसान है, ठीक है। और भारत में बताएंगे कि यहाँ पर सब चीज़ें, और भारत में से क्या क्या उदाहरण है, जैसे कि पश्चिमी घाट में क्या है और हिमालय में क्या एग्जाम्पल है। तो मैंने आपको की पॉइंट थोड़े से बता दिए, इसको लेकर के आपको करीब 25 वर्ड 30 वर्ड यहाँ से लिखना है, ठीक है। अगला मेन बॉडी में क्या डालना है? मेन बॉडी में यहाँ पर 2 भाग में यहाँ पर मेन बॉडी को तोड़ना है, जैसे कि इसकी तापमान जो वृद्धि है इसको लेकर के जो कोरल रीफ है, ये कोरल ब्लीचिंग है, इसमें क्या प्रभाव पड़ेगा, है ना। मौसमी बदलाव को लेकर के यहाँ पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और समुद्र स्तर में वृद्धि होगी तो यहाँ पर तटों के वास को उसमें क्या प्रभाव पड़ेगा, है ना। तो ये सब बताएंगे। और इसी में बता देंगे कि यहाँ पर जो आक्रामक जो प्रजातियाँ हैं वो कैसे यहाँ पर इसमें मतलब जो देखेंगे रहेंगी, और यहाँ पर जनसंख्या पे क्या प्रभाव पड़ेगा, है ना। अतिशोषण यहाँ पर होगा, वो सब बताना है, राइट। उसके बाद यहाँ पर बताएंगे कि क्या इसमें संरक्षण हो सकता है, क्या हम प्रयास कर सकते हैं संरक्षण के लिए, है ना। वित्त पोषण की कमी को लेकर के कैसे कर सकते हैं, स्वदेशी समुदायों की भूमिका का क्या अभाव हो सकता है इसमें, राइट। तो ये सब बातें आपको बताना है, ठीक है। जो पॉइंट बताते हैं वो सब आप लिखते हैं, उसी के बीच में आपको भर नहीं चीज़ें समझ लो, इतने उसी के बारे में आपको डिटेल में जाके लिखना है। और निष्कर्ष में बताएंगे कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जो है उस और यहाँ पर स्थानीय संरक्षण वो रणनीति की आवश्यकता पर बल देना है ना। आगे की मतलब जो रहा है या फिर निष्कर्ष है उसमें आपको बताना है। तो सेकंड क्वेश्चन आपका यहाँ से पूरा होगा, या फिर अपने अकॉर्डिंग भी अपना आंसर लिख सकते हो। जो मैं बता रहा हूँ पॉइंट वो ऐड कर लो, बाकी अपने अकॉर्डिंग भी आपको जैसे समझ आता है उसके अकॉर्डिंग आप लिख सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन 3 है, पारिस्थितिक तंत्र के कार्यों में ऊर्जा प्रवाह जो एनर्जी फ्लो है उसकी पोषण चक्र की भूमिका को स्पष्ट करना है, और मानव गतिविधि द्वारा इन नाजुक संतुलन को किस प्रकार बाधित किया सकता है। 15 मार्क्स 250 वर्ड। इसमें आपको लिखना है परिचय कैसे देंगे, इसका परिचय देना है आपको कैसे। इसमें जो इंट्रोडक्शन होगा इसका पारिस्थितिक तंत्र में जैविक और जैविक घटकों का यहाँ पर बताएंगे कि यहाँ पर इसकी कार्यात्मक इकाई क्या है, इसके बारे में बताएंगे। इसके क्या महत्व है, थोड़ा महत्व बता देंगे 2 लाइन में करीब, है। इसके 2 महत्व है ना, जैसे कार्य और ऊर्जा का प्रवाह और चक्रण इसकी स्थिरता के लिए यहाँ पर अनिवार्य होते हैं, ये सब बात बताएंगे इसमें। अगला मेन बॉडी में क्या लिखना है? मेन बॉडी में आपको लिखेंगे जो एक दिशीय है ना, क्या है एक दिशीय। यहाँ पर जो हमारे उसमें क्या लिखना है, उसमें सूर्य से 10% नियम दिखाएंगे इसमें, और प्रत्येक पोषण स्तर पर क्या ऊर्जा का ह्रास हो रहा है वो बताएंगे, है ना। और यहाँ पर सभी जैविक गतिविधियाँ जैसे कि उत्पादन, श्वसन, गति, इसको यहाँ पर शक्ति देंगे, क्या बात है बताएंगे इसके बारे में, राइट। उसके बाद जो चक्री केमिकल्स हैं चक्र, उसके बारे में बताएंगे क्या यहाँ पर है, जैसे कि अपघटक की भूमिका क्या होगी, ठीक है। तत्वों का पुनः उपयोग कैसे कर सकते हैं इसमें, और कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस जैसे यहाँ पर जो आवश्यक है तत्व क्यों यहाँ पर हमारे लिए उपलब्ध होंगे, इनकी क्या आवश्यकता होती है, तो इस पर आप यहाँ पर इसमें बता सकते हैं, ठीक है। और ऊर्जा का प्रवाह पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वनों की कटाई को लेकर के जो उत्पादक हटा रहे हैं उस पर क्या होगा, ठीक है। अत्यधिक मछली पकड़ने से यहाँ पर खाद्य जाल को क्या बाधित कर रहे हैं, है ना। और चक्रण का प्रभाव यहाँ पर बताएंगे कि यहाँ पर उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग को लेकर यहाँ पर ये हो रहा है, नाइट्रोजन फास्फोरस चक्र बाधित हो रहा है, ठीक है। तो ये सब बातें आपको बताना है इसमें। उसके बाद निष्कर्ष आपको लिखना है। निष्कर्ष में संतुलन बनाए रखने के लिए चक्रीय अर्थव्यवस्था और सतत विकास मॉडल की अपनाने की आवश्यकता है, ऐसे करके आप निष्कर्ष लिखोगे इसमें, ठीक है। आपको यहाँ से आंसर पूरा होगा। मैं ऊपर की पॉइंट बताता हूँ, की पॉइंट आप लिख लिया करो सब क्या है, उसके अंदर आपको और ज़रा चीज़ें सोचना है ना। आपके पास जो भी टॉपिक है, जो भी मैं टॉपिक को बता दी, उस टॉपिक को लेकर क्वेश्चन है ना, उस टॉपिक को लेकर आप कैसे भी क्वेश्चन गलत लिखते हो सही, जैसे भी क्वेश्चन लिख पाते हो आप शेयर करो लिख के, ठीक है। आपका आंसर चेक किया जाएगा वो, राइट। अभी कुछ लोग का आंसर अभी नहीं चेक हुआ था, जो डे तीसरा था, तो मैं आज रात तक उसको भी चेक करके देता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा मैं
तबीयत नहीं सही थी, इस वजह से मैं उसको चेक भी नहीं करवा पाया, मैं भी थोड़ा सा बिजी था यहाँ, राइट। तो अभी जो आंसर चेक होगा वो आपका करा दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर चौथा है, भारत जैसे देश में शहरी अपशिष्ट प्रबंधन, जो हमारा अर्बन वेस्ट मैनेजमेंट होता है, एक बड़ी चुनौती है। चक्रीय अर्थव्यवस्था के सिद्धांत शहरी अपशिष्ट प्रबंधन को कैसे प्रभावी ढंग से संबोधित कर सकते हैं? 15 मार्क्स का 250 वर्ड का, ये कैसे लिखना है? ये आंसर अपने आप से आपको खुद लिखना है, मैं इसके बारे में कुछ नहीं बताऊंगा, है ना। आपको क्या लिखना है, पहले इंट्रोडक्शन, ठीक है, मेन बॉडी, उसके बाद अपना कंक्लूजन लिखेंगे। मैं इसका सिर्फ निष्कर्ष बता देता हूँ। निष्कर्ष में आपको लिखना है जो हमारा टेक मेक डिस्पोज है, टेक मेक डिस्पोज है, ये मॉडल से यहाँ पर चक्रीय मॉडल की ओर बदलाव हो सकता है जो पर्यावरणीय और आर्थिक स्थिरता को सुनिश्चित करेगा। ये पॉइंट आप बता सकते हो निष्कर्ष में। मन हो रहा है मेन बॉडी बता दूं, है ना, लेकिन मेन बॉडी थोड़ी सी आपको सोच के लिखना है, भले गलत लिखो, उल्टा लिखो, सीधा लिखो, कैसे लिख पाते हो अपने आप को देखो, देखो क्या हुआ आप, है ना। भले चलो मैं भी आंसर लिखता था, स्टार्ट किया था, तो आंसर में नंबर कितने आते थे पता है आप लोग? फिर भी कम से कम 3, 4, 5 मार्क्स मिल जाता है, राइट। हमको नंबर मिलता था 1, पहले स्टार्टिंग 1, 2, 1.5, है ना, और 2.5, बहुत दिन करीब 2-2.5 महीने तक 3 नंबर नहीं पहुँचा था। 0 नंबर, 0 तो नहीं मिला था, 0.3, 0.4 ऐसे करके चला गया था। लेकिन प्रीलिम्स में मुझे मिला था माइनस का 2 मार्क्स एक बार मिला था, माइनस का 4 मिला था, दिखाऊंगा आपको तो देखोगे अब ये, है ना। मेंस के करीब मेंस में देखो जो मैक्सिमम स्टार्टिंग हमारा जो नंबर था प्रीलिम्स मेंस का जो मिनिमम था नंबर, वो मुझे मिला था 0.75 नंबर, एक नंबर से भी कम, है ना, क्योंकि एक क्वेश्चन लिख के आया था पूरे क्वेश्चन में, और वो भी थोड़ा थोड़ा पार्ट कट करके, तो 0.75 मिला था, 0 से बच गया था, है ना। तो याद रखना है, आंसर जैसे भी लिखते हो वैसे आपको प्रैक्टिस करते रहना है, प्रैक्टिस करते रहो, आगे अच्छा हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको चौथा खुद से कवर करना है पूरा, राइट। आगे 5वां क्वेश्चन भी क्या? हाँ, 5वां क्वेश्चन भी है, देखते हैं इसको। आपदा जोखिम न्यूनीकरण है, इसके लिए यहाँ पर सेंडाई जो फ्रेमवर्क है उसके लक्ष्यों को प्राप्त करने के भारत की प्रगति का मूल्यांकन करना है, और भारत में आपदा प्रबंधन की संस्थागत जो संरचना उसकी मुख्य कमियाँ क्या है। 10 मार्क्स 150 वर्ड। इसमें क्या लिखेंगे? इसमें आपका जो इंट्रोडक्शन होगा, परिचय होगा, इसमें आप बताएंगे जो DRR है, DRR मतलब डिजास्टर रिस्क जो रिडक्शन, मतलब यहाँ पर जोखिम न्यूनीकरण है, उसके बारे में राह से हटकर तैयारी और यहाँ पर रोकथाम पर बल देंगे, है ना, क्या है, राइट। और इसके बाद सेंडाई फ्रेमवर्क बताएंगे 2015 से, जो कब तक था, 2015 से 2030 तक है, ठीक है। इसके बारे में बताएंगे क्या इसके कुछ 4 प्राथमिकता बताएंगे, क्या इसकी प्राथमिकता है ना, 7 वैश्विक लक्ष्य क्या क्या है उसको उल्लेख कर देंगे शॉर्ट पॉइंट में, ठीक है। तो आपको काफ़ी ज़्यादा ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी, और उसमें कुछ सकारात्मक पॉइंट को नोट करना है, जैसे कि NDMA नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो होती है ना, और LTMA की स्थापना यहाँ पे की गई थी, बता देंगे 1-2 लाइन में इसको, ठीक है। और NDRF का गठन, DM जो है डिजास्टर मैनेजमेंट अधिनियम 2005 का एक कार्यान्वयन हुआ था, और पूर्व चेतावनी को लेकर क्यों यहाँ पर बनाया गया था उसके बारे में बताएंगे, ठीक है। और यहाँ से इसके संबंध में क्या अभाव थे, केंद्र राज्य स्थानीय निकायों के बीच यहाँ पर क्या तैयारी को फोकस करेगा, है ना, और जागरूकता की क्या कमी है इनमें, है ना, ये सब पॉइंट बताएंगे। और संसाधन, जो मानव संसाधन है उसको कैसे यहाँ पर जो प्रशिक्षित कर सकते हैं हम, है ना, और यहाँ पर इसके विकास को हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, एकीकृत करने की आवश्यकता पर क्या बल दे सकते हैं हम लोग। तो ये सब पॉइंट आप बनाएंगे। ये क्वेश्चन को आपको बना कर भी लिख सकते हो, अपने पॉइंट भी ऐड करके लिख सकते हो इस क्वेश्चन में 5वें को, ठीक है। जिस टाइप से आपको लिखना है, और यहाँ पर आप निष्कर्ष लिखोगे, निष्कर्ष में आपको लिखना है कि जो ये हमारा जो DRR है इसको विकास योजना में एकीकृत करने की आवश्यकता है, और बल लगाना है, मतलब बल देना है, और ताकि यहाँ पर लचीला और यहाँ पर टिकाऊ विकास सुनिश्चित किया जा सके। इस टाइप से आपको निष्कर्ष लिखना है, ठीक है। एक एक की पॉइंट समझना है, जो की पॉइंट मैं बोलता हूँ आपको लिखते जाना है, उसी तरह से उसकी लेकर के आपको आंसर लिखना है। आप देखो एक दिन अगर अच्छे से पूरा दोगे, कम से कम 8 से 10 घंटे 12 घंटे लिखने को, तो अच्छा आप आंसर लिख सकते हो। इतना आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, है ना, अगर आपको UPSC एग्जाम निकालना है रियली में, तो सच में निकालना है तो, ठीक है, इतना मेहनत आपको करना होगा। बाकी क्वेश्चन देता चलता हूँ, वो आपको कवर करना है। तो यहाँ से मैंने आपको 5 क्वेश्चन दिखा दिए। उसके बाद प्रीलिम्स के क्वेश्चन, यहाँ पर ये प्रीलिम्स के स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज है, ये मैं आपको यूट्यूब पे कराऊंगा, ठीक है। आपको क्वेश्चन देखना है, मैं PDF आपको शेयर कर दे रहा हूँ अभी टेलीग्राम पे, तो आपसे डाउनलोड करोगे, अपना प्रैक्टिस भी कर पाओगे, प्रैक्टिस करो इसको, ठीक है। बाकी जो इसका सोल्यूशन रहेगा वो मैं इसका जो जैसे कि डे चौथा है तो इसको लेकर मैं यूट्यूब पे क्वेश्चन ऐसे करूँगा, आपको यहाँ से सोल्यूशन उसका मिलेगा वहाँ पे, और कैसे कैसे यहाँ पर इसके आंसर क्या हो सकते हैं वो आप देख सकते हो। बाकी आप अपना प्रैक्टिस करने के लिए इसको डाउनलोड कर लो PDF को, और प्रैक्टिस इन क्वेश्चनों की कर सकते हो, ठीक है। ये क्वेश्चन लिखे हुए हैं। क्वेश्चन 3 ये है, चौथा ये, और 5वां ये, करीब यहाँ पर 10 क्वेश्चन है, ठीक है। 10 क्वेश्चन मैं आपको PDF दे दे रहा हूँ, यहाँ से प्रैक्टिस करो
और मैं इसको समझाऊंगा आपको यूट्यूब पे, ठीक है। जितना भी इसी टॉपिक के, जितने भी टॉपिक आएंगे उस टॉपिक को लेकर के मैं प्रीलिम्स के क्वेश्चन आपको यूट्यूब पे कराया करूँगा, ठीक है। तो वहाँ से आप इसको कर सकते हो क्वेश्चनों को, या तो यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो जो क्वेश्चन है ना। आपने कितना पढ़ा आपको समझ आ जाएगा कि आपने कितना पढ़ा है ऊपर, उसी टॉपिक के अंदर है, सब कोई बाहर नहीं है। जितना टॉपिक ऊपर मैंने दिए उसी टॉपिक के अंतर्गत ही मेंस के और प्रीलिम्स के दोनों क्वेश्चन है, ठीक है। आपको समझ आ जाएगा कि मैंने 10 क्वेश्चन में मैंने कितना पढ़ा। आप देखो अपने, ये मैं आपको PDF दे रहा हूँ, ये आप जो वीडियो देख रहे हो देखने के बाद ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे, सॉल्व करते अपना यूट्यूब कमेंट के नीचे अपना मार्क्स लिख सकते हो। जैसे 2/10, किसी का 2 सही है, किसी का 1 सही है ना, किसी का 1 भी नहीं सही तो क्रॉस/10 या 0/10 लिख सकते हो। ये नहीं करनी, चीटिंग नहीं करनी है ना, बिल्कुल भी। जो गलत है आपको समझना है ना। यानी कि कोई आपको देख नहीं रहा है कि देख रहा है तो मैं गलत सही करूँ या 10 में 10 ले लूँ, कुछ नहीं होना है उससे, ठीक है। जितना रियलिटी आप रखोगे अपनी लाइफ में उतना सबसे अच्छा है, राइट। तो आप टेलीग्राम पे बता सकते हो या आप यूट्यूब पे भी अपना कमेंट करके बता सकते हो। बाकी इसका जो व्याख्या रहेगी मैं आपको यूट्यूब पे कवर करूँगा, ठीक है। एक एक करके इसी में आपको पूरा जितना सिलेबस है पूरा कवर करूँगा क्वेश्चनों के साथ में, राइट। बाकी ज़्यादा से ज़्यादा लोग को आप शेयर कर सकते हो, और इस मतलब और जो अच्छे से अच्छा रहेगा करंट अफेयर्स चीज़ अभी मैं ऐड करने वाला हूँ इसमें, ठीक है। एंड करते हैं से इसको। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।